सो ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है, जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को रिवीजन सीरीज के, जो रहने वाला है अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे टाइप का करंट होता है जो वक्त के हिसाब से बदलता रहता है। तो कभी कभी आपकी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म में आप लोग को वैल्यू शो करते हुए आगे बढ़ता है टाइम टी के साथ। याद रखिएगा ये साइनोसॉइडल नेचर का होता है। करंट की वैल्यू जब भी आप लोग लिखते हो तो सिंपली आई के फॉर्म में लिखते हो, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए आप लोग आई के साथ साथ साइन ओमेगा टी भी लगा लेते हो। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी आई विच इज इक्वल टू आई मैक्स, या फिर उसको आप लोग देखो आई मैक्स को या तो आई एम या आई नॉट दोनों से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग जो चाहो वैसे कर सकते हो। तो जो करंट की वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, या इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 पाई वी से भी। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, सेम टू सेम अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक ऐसे टाइप का वोल्टेज जो वक्त के हिसाब से बदलता रहता है, जैसे करंट बदल रहा है। अगर आप चाहो तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पॉज करके रीड कर सकते हो। अगला टॉपिक निकल के आता है कि यार भाई आखिर क्या इंस्टेंटेनियस करंट होता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट तो वही होता है ना, डी क्यू बाई डी टी, चार्जेस जो फ्लो हो रहे किसी सर्किट में, वो है इंस्टेंटेनियस करंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एवरेज करंट की वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है आई एवरेज विच इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग फुल साइकिल, हाफ साइकिल के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं कि आखिर एवरेज वैल्यू क्या होगी करंट की फुल साइकिल के लिए। बेसिकली आप लोग को करंट प्रोवाइड करना है आई विच इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप लोग को पुट कर देना है आई एवरेज के फॉर्मूले में। और जैसे आप लोग वैल्यूज को आगे सोल्व करते हुए चलोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो करंट की वैल्यू आप लोग को मिल रही है वो जीरो मिलेगी। इसी के साथ साथ एवरेज वैल्यू जो आप लोग को करंट की मिलने वाली है हाफ साइकिल के अंदर, वो 0/2 नहीं होती है। याद रखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ था 0 से लेकर t तक के, क्योंकि एक टाइम इंटरवल में आप लोग को फुल साइकिल बनती है। और अगर मैं बात करता हूं हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल कब बनती होगी t/2 के लिए। तो इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे 0 से t/2। आप लोग आई एवरेज के फॉर्मूले को 0 से t/2 इंटीग्रेट करोगे, बाकी सेम वैसे सोल्व करते हुए बढ़ोगे, आगे आप लोग को वैल्यू मिलेगी 0.637 आई मैक्सिमम की। और यहां से पता चलेगा कि यार हाफ साइकिल की आई एवरेज की वैल्यू ये होती है। इसके बाद अगला टॉपिक निकल के आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आखिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। सिंपल वे में कहूं, जो आपके घर के प्लग से जो करंट मिल रहा है वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। और जो मैक्सिमम करंट है वो डिफर कर सकता है डिवाइस टू डिवाइस। अगर मैं लैपटॉप को चार्ज कर रहा हूं तो उसके लिए मैक्सिमम करंट अलग होगा, रिंग लाइट के लिए अलग होगा, कैमरे की बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग होगा। तो आईआरएमएस की वैल्यू आपको प्लग से मिल रही है, और जो उसके बाद आप मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल के अंदर जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो सकती है वो डिफर कर सकती है। जब भी बात निकल के आती है आईआरएमएस की वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे। आपको हीट का फॉर्मूला लगाना है H विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें आप लोग को आई की वैल्यू पुट कर देना है जो अल्टरनेटिंग करंट के लिए होती है, और फर्दर सॉल्व करते हुए आप लोग को डिराइव करते हुए आगे बढ़ना है। याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसको आपको कन्वर्ट करना जरूरी रहता है। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करो तो आगे डेरिवेशन सॉल्व नहीं हो पाता, और आगे जाके आप लोग को जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है आप लोग का आई विच इज इक्वल टू, या आई आरएमएस विच इज इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन √2। अगर मैं इसको कहूं वोल्टेज के लिए तो वो हो जाएगा वी आरएमएस विच इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन √2। और इसे ईएमएफ के फॉर्म में कहूं तो ई आरएमएस विच इज इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन √2। तो ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ याद रखना आई आरएमएस जो है 0.707 टाइम्स ऑफ आई मैक्सिमम होता है। अगला जो टॉपिक निकल के आता है फेसर या फेसर डायग्राम। तो ये क्या है। तो फेसर डायग्राम की जब भी बात निकल के आएगी या फेसर की बात निकल के आएगी, तो याद रखना फेसर की वैल्यू जो रहती है वो रिश्ते के बारे में बताती है कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिश्ता है। क्या करंट आगे, वोल्टेज पीछे, वोल्टेज आगे, करंट आगे, या दोनों साथ में क्या है। तो जब मैं रेजिस्टर को कनेक्ट कर देता हूं एसी सप्लाई के साथ, तो यार देखो आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो इसमें आप लोग को जो करंट मिलता है वो मिलता है आई विच इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। यहां से ये पता चला कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं आए, और फेज का कोई डिफरेंस नहीं बना, इसलिए फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 मिलती है इस सर्किट के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि अगर इंडक्टर को आप लोग कनेक्ट करते हो एसी सोर्स के साथ, तो याद रखना इंडक्टर कहीं ना कहीं यार अपोज करता है ना जिस करंट से वो पैदा हुआ इसको। इस वजह से जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे वो है V विच इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, लेकिन जो करंट यहां पे मिलता है वो निकल के आता है आप लोग का आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस π/2। माइनस π/2 ही डिफाइन करता है कि करंट यहां पे लैग कर रहा है π/2 से। इसका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये डायग्राम, इसको याद रखना है। साथ ही साथ इसके अंदर जो रिएक्टेंस की वैल्यू होती है, रिएक्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, उसकी वैल्यू होती है XL विच इज इक्वल टू ओमेगा L। इसके बाद अगला टॉपिक है कि अगर आप लोगों ने इंडक्टर को एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करे तो क्या होगा। आपने यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करे वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो भाई आप लोगों को कितना करंट मिला
मिला, तो यहाँ पे जो आपको करंट मिलता है वो मिलता है आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। प्लस पाई बाय टू इसलिए मिला क्योंकि कंडक्टर है, चार्जेस का फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज से करंट आगे लीड कर रहा है। याद रखिएगा कंडक्टर के अंदर जो रिएक्टेंस की वैल्यू है, रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, वो आता है एक्सी और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा-c। और यहाँ पे फेजर डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनता है। अगला होता है एलसीआर सर्किट के लिए आप लोग जब भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोगों ने तीनों डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करो। यहाँ पे तीनों डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने की वजह से तीनों का एक टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। उस टोटल रेजिस्टेंस को ही कहा जाता है इंपीडेंस, जिसकी वैल्यू होती है जेड। जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और याद रखिएगा यार एलसीआर के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है आई मैक्सिमम विच इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन जेड। और जेड की वैल्यू मेरे ख्याल से आप लोगों को बता दिया, जेड होता है इंपीडेंस। कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ इस रोटेटिंग वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो आप लोग इसको tan phi के फॉर्म में निकाल सकते हो। tan phi के हिसाब से phi की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और इसका फेसर डायग्राम कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बनता है। अगला टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसकी वजह से इंपीडेंस की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम हो जाती है और आई मैक्सिमम की वैल्यू आप लोग को और सर्किट के अंदर रेजोनेटिंग करंट दौड़ने लग जाता है। तो जैसे मैंने आप लोग को समझाया रेजोनेंट की कंडीशन है तो एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, तो यहां से आप लोग को जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगी ओमेगा विच इज इक्वल टू 1/√LC। और इसे कहा जाता है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू अगर आप लोगों ने 2πf रख दी तो आप लोग को फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी, वो आएगी 1/2π√LC। इसे कहा जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर यार एक्सएल एक्सी की वैल्यू 0 हो जाए तो जो जेड की वैल्यू क्या मिल रही है, वो आर के बराबर मिल रही है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि इंपीडेंस की वैल्यू रेजोनेंट के अंदर कम हो जाती है और करंट की वैल्यू यहाँ पे आप लोग को मैक्सिमम मिलने लग जाती है। अगर जेड कम होगा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक निकल के आता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या है। क्वालिटी फैक्टर वो क्यू फैक्टर कहा जाता है, दैट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। इसका ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, वो होता है ओमेगा एल अपॉन आर या फिर 1/ओमेगा-c आर। अगला टॉपिक होता है कि क्या एवरेज पावर की वैल्यू निकल के आती है भाई एसी करंट के लिए। तो उस फॉर्मूले को निकालने के लिए आप लोग को दो पावर के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी VI और एक पड़ेगी डेल W अपॉन डेल T। दोनों को कंपेयर कर दो और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे तो V और I की वैल्यू यहां पुट करोगे, डेरिवेशन को आगे बढ़ाओगे। एक इक्वेशन देखो यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इसको ध्यान रखना। यहां पे साइन A प्लस B है तो उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे होंगे साइन A cos A की वैल्यू है तो उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। और साथ ही साथ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको भी कन्वर्ट करना जरूरी है। उसके बाद ही आप इंटीग्रेट कर पाओगे। आगे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन निकल के आएगी, ये दोनों की वैल्यू 0 होती है। डायरेक्टली आप लोग पुट करो, आगे बढ़ो और जो आप लोग को पावर की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी VRMS IRMS cos phi। और cos phi यहाँ पे कहलाता है पावर फैक्टर। तो सीधी सिंपल बात, अगर phi की वैल्यू 0 होगी तो याद रखना मैक्सिमम आप लोग को पावर मिलने वाला है और वो मिलेगा रेजिस्टर के केस में। और यहाँ पे याद रखिएगा पावर की वैल्यू 0 तब होती है जब इंडक्टर या कैपेसिटर कनेक्टेड हो। अगला होता है टॉपिक हमारा वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट को कहा जाता है इडल करंट। इडल करंट एक ऐसे टाइप का करंट है जहां पे पावर की वैल्यू आपको 0 मिलती है। मतलब कि ऐसे टाइप का करंट जो किसी भी टाइप का पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है सर्किट को मेंटेन करने के लिए। तो अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आप लोगों ने अपने घर के बाहर देखे होंगे, हाँ जी। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का काम ये होता है बेसिकली कि सिर्फ वो वोल्टेज को कम से ज्यादा या ज्यादा से कम कर सकता है। तो अगर वो कम से ज्यादा कर रहा है तो उसे कहा जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वो ज्यादा से कम कर रहा है वोल्टेज को तो उसे कहा जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका प्रिंसिपल बेस्ड म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में। यहाँ पे इस तरीके से लैमिनेटेड कोर होती है, बीचों बीच आप लोग का सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया जाता है कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी कॉइल होती है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में एक्चुअल में सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना होता है और सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है। याद है आप लोग को म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना क्या था? तो भाई दो कॉइल है तो दो ईएमएफ निकल के आएगा, प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ अलग और सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ। तो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ निकल के आएगा -NP/dt और सेकेंडरी के लिए निकल के आएगा -NS/dt। आप लोग सेकेंडरी को प्राइमरी के साथ डिवाइड कर दोगे, वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी कट पिटने के बाद वो आएगी ES/EP विच इज इक्वल टू NS/NP। यहां से आप लोग सेकेंडरी कॉइल के लिए ईएमएफ भी निकाल सकते हो अगर आप लोग EP को उधर भेज दो तो। और E को कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग V के फॉर्म में, तो V के फॉर्म में आप लोग का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। तो आई होप ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा और यार जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश करते हुए आप लोग को रिवाइज करा दिया हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट है आज शाम को मैं आप लोग के लिए एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर आने वाला हूं जहां पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स का पूरा रिवीजन करवा के देने वाला हूं हमारे डिटेल वन शॉट में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाए एनरोल करें, फ्री क्लास है। एनरोल करते टाइम इनविटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम ZKI सकी डाल देना, क्लास एनरोल हो जाएगी। सीमलेस वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन फिर कर पाओगे। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करता रहे मेरे स्टूडेंट्स मेरी जान, बाय बाय। टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।